हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केबीएस क्लासेस। मैं आपका दोस्त, मैं आपका होस्ट असलम खान आप सभी का अपने चैनल खान बिजनेस स्ट्रेटजी पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। जी हाँ स्टूडेंट, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्यारा या कह लीजिएगा सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो है अकाउंटेंसी। जी बिल्कुल, अकाउंटेंसी आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड टोटल ये एनसीईआरटी बेस पर डिपेंड है। मैं यहाँ पर स्पेशली प्रेफर आपको सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीटली मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और जो कि ये सेशन जो आपका है, सेशन आपका 2026 और 27 के लिए विद चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक को विथ ए टू जेड ऑल टॉपिक हम लोग आज इस छोटे से क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक है, क्योंकि देखो आप 10वीं पास करने के बाद आप एक नए प्लेटफॉर्म पर, एक नए रास्ते पर, एक नए मंजिल की ओर बढ़ते हैं। तो आपने कॉमर्स चूज कर लिया है तो बच्चों के मन में ये होता है कि ठीक है, सिलेबस तो जान गए हैं बाकी चीज़ का, अब थोड़ा हमें ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ने हैं, बीएसटी पढ़ने हैं, अकाउंटेंसी पढ़ने हैं, इंग्लिश पढ़ने हैं, बाकी सब्जेक्ट जो आप चूज करते हैं वो पढ़ते हैं, कंप्यूटर या फिर हिंदी। लेकिन अब ये बच्चे के मन में ये सवाल होता है कि सर ठीक है, अकाउंटेंसी तो तुम जान गए, बट अकाउंटेंसी के अंदर कंटेंट क्या है, उसके अंदर चैप्टर कौन कौन से चैप्टर में ज़्यादा फोकस करने हैं, कौन कौन से चैप्टर को थोड़ा लाइटली लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। ओवरऑल मतलब प्लानिंग करते हैं कि हम लोग कैसे उसको पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा देखो चैनल हमारा क्या कर स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा कि ओवरऑल 11th कॉमर्स में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होगा, क्या रणनीति बनाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से नोट्स मिलेगा, कहाँ से पीडीएफ मिलेगा, किस तरह से करेंगे, कौन सा बुक का हेल्प लेंगे, ये सारी बातें स्टूडेंट आज हम आपको इस छोटे से क्लास में बताने वाले हैं। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेशन होने वाला है स्टूडेंट, तो फटाफट जुड़ जाइएगा। आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग ये क्लास 11th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का फुल सिलेबस 2026-27 के लिए। ओके स्टूडेंट, आइए देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो वही जैसे कि मैंने इकोनॉमिक्स के साथ बताया था, इसका सब्जेक्ट कोड आपका है 055 है, ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। आपका टोटल आपका 100 मार्क्स होंगे स्टूडेंट, और यहाँ फिर मेरा टारगेट होगा 100 में 100 और जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक 80 मार्क्स का आपका रहेगा, क्योंकि आपका पूरा का पूरा एग्जाम आपका होगा रिटन एग्जाम, जैसा कि होता है आप दिए थे वैसे ही आपका, और 20 आपका नंबर का यहाँ आपका क्या होगा स्टूडेंट, प्रोजेक्ट, जैसा कि मैंने इकोनॉमिक्स से बताया था 11th में भी और 12th में भी। तो ये अभी मेरा 11th का क्लास आपका सिलेबस है। इसके जस्ट बाद आपको कल या परसों वाले क्लास में आपको 12th का मिलेगा। सिलेबस हो जाने के बाद फिर कंप्लीटली हम लोग यहाँ पर स्ट्रेटेजी के साथ पूरे चैप्टर वाइज का स्टार्टअप करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए, इसको यूनिट में पार्ट ए और पार्ट बी में इसको डिवाइड किया गया, जिसमें पार्ट 1 में स्पेशली अगर हमारा है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। क्या स्टूडेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फर्स्ट में, जिसमें यूनिट फर्स्ट की बात करें स्टूडेंट, इसमें आपको पूरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, जिससे देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको ओवरऑल उस आउट ऑफ 80 में 12 मार्क्स का ये वेटेज रख रहा है। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये थ्योरी। अब बेस है, ये समझ लीजिए, ये बेस हमारा पूरा है। इस अकाउंटिंग को समझने के लिए आपको उसका बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा, जिसको हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के नाम से जानते हैं। सेकेंड यूनिट की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल का पार्ट मिलेगा आपका, ठीक है। स्पेशली वाउचर क्या होता है, ठीक है, सब्सिडरी बुक्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, लेजर, जनरल, ट्रायल बैलेंस वगैरह वगैरह, इस सारी चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। इसके बाद हाँ, यहाँ सबसे ज्यादा देख रहे हैं आउट ऑफ 80 में 44, मतलब कह लीजिएगा 50 प्लस का टॉपिक आपका ये यूनिट 2 अकाउंटिंग प्रोसेस कवर करेगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है स्टूडेंट। बी में अगर बात करें तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका सेकंड में, यूनिट आपका थर्ड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। जी हाँ, यहाँ पे हमें 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ेंगे, 12th में जो हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे आपको पार्टनरशिप फॉर्म मिलेंगे, और ओवरऑल आपका कंपनी अकाउंट आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप पार्ट सी जो आपका है प्रोजेक्ट का है, जो कि ओवरऑल आपका यहाँ पे आपका 24 नंबर और ये आपका 20 मार्क्स का, ये ओवरऑल अगर बात करेंगे तो ये आपका 100 मार्क्स का आपका हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका प्लानिंग करेंगे कि हमें किस पर ज्यादा फोकस करनी है, ठीक है। अब इन चीजों को हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए क्या होता है स्टूडेंट कि 11th में हम लोग अकाउंटेंसी जो पढ़ते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, ये जो वहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी दिया है सोल प्रोप्राइटरशिप, या इसको सोल ट्रेड भी बोलते हैं, मतलब अकेला एक बंदा, ठीक, बिजनेस का कोई एक ओनर होता है जो सारी एक्टिविटी, सारी ऑपरेटिंग वर्क, सारे बिजनेस
लीगल एक्टिविटीज को क्या करता है, वो करता है। वही रिस्पॉन्सिबल होता है बिजनेस अगर डेवलप कर रहा है या बिजनेस का आपका ग्राफ गिर रहा है, वो सारी क्रियाओं के लिए वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अकेला एक मालिक होता है, इसलिए इसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। 11th में आपको यही टॉपिक पढ़ना है। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप क्या ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, कौन कौन से मॉनेटरी टर्म ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसका रिकॉर्ड करना अपने बुक ऑफ अकाउंट में। अपने बुक ऑफ अकाउंट में एक सोल प्रोप्राइटरशिप का जो ट्रांजेक्शन कर रहा है मनी के टर्म में, उसको बुक ऑफ अकाउंट में मेंटेन करना ही हमारा अकाउंटिंग कहलाता है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आइए जो आपका टॉपिक वाइज दिया इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, पार्ट 1 में अगर बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आपको पढ़ने, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन करना चाहें तो एक एक चीज को नोट करते जाइए। कहेंगे आप कमेंट करिएगा, अगर आप चाहिए तो आपको पीडीएफ भी दे देंगे सिलेबस का, ठीक है। ये सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग में आपको टोटल एनसीईआरटी बेस पर। हाँ स्टूडेंट, एक आपके मन में क्वेश्चन बन रहा होगा, सर ठीक है सिलेबस तो समझ में आ गया, कैसे पढ़ें। तो यानी कि यहाँ मैं आपको ओवरऑल मैं आपको पूरा एनसीईआरटी बेस पर समझाऊंगा, और इसके अलावा आप जो भी आप रेफरेंस बुक कहेंगे उस रेफरेंस बुक का निचोड़ भी रहेगा इसमें। चाहे आप टी.एस. ग्रेवाल का ले लीजिएगा, चाहे आप डी.के. गोयल का लीजिएगा, या अभी आपकी और जो प्रोफेशनल सीएम बुक चलती है अग्रवाल साहब का, आर.के. गुप्ता साहब का, अलग अलग आपकी बुक का सारा मैं एक निचोड़ आपको दूंगा। हमारे पास सारे राइटर की बुक्स हैं, हम सबका एक निचोड़ आपको, एक कंक्लूजन मैं आपको निकाल को पूरा का पूरा आपको मैं देने का प्रयास करूंगा। बट आपका काम क्या है, धैर्य बनाइए, स्टेप बाय स्टेप आपको चलाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो करिएगा, और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, पूरे इंटायर सिलेबस को कंप्लीट करेंगे विद इन टाइम, प्लानिंग के थ्रू। मैंने आपको कहा मेरा चैनल ही हमारा क्या है, स्ट्रेटजी है, तो स्ट्रेटजी पर मैं काम करता हूँ, ठीक स्टूडेंट। तो देखिए यूनिट फर्स्ट में क्या करा है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेगा। आपको इस पर बहुत ज्यादा टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। जी हाँ स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपको बहुत ढेर सारे आपको टॉपिक मिलेंगे। स्पेशली अगर इसमें बात करेंगे तो आपको सबसे बड़ा क्या आपको समझना है, वो है क्या करा है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। क्या करना है आपको यहाँ पे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लेना है, मीनिंग इसके क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एडवांटेज एंड इसके लिमिटेशन। मतलब कि अकाउंटिंग इसका मीनिंग क्या होता है, इसके सोर्स क्या होते हैं, इसके कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, बोले तो लिमिटेशन, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, एडवांटेज, यूजर ऑफ अकाउंटिंग, कौन कौन से अकाउंटिंग की यूज करने वाले पर्सन है, इंटरनल यूजर कौन कौन से होते हैं, एक्सटर्नल यूजर कौन कौन से होते हैं, ये सारी बातें आपको यहाँ पे इस टॉपिक में मिलेगा। इसके बाद क्या है, क्वालिटेटिव आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, कि अकाउंटिंग का बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। ये ओवरऑल आपका क्या है, एक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, कि अकाउंटिंग क्या होता है, सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा, अकाउंटिंग क्या है सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरा हमारा क्या है, वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। दूसरा हमारा क्या है, वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म। बेसिक अकाउंटिंग टर्म में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, एंटिटी आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन, कैपिटल, ड्राइंग, लायबिलिटीज, करंट एंड नॉन करंट असेट्स के बारे में आपको समझना है। इसके बाद नॉन करंट, हाँ जी बिल्कुल, एक्सपेंडिचर में आपको दो आते हैं आपको, एक आपका क्या है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, गेन, परचेज, सेल, गुड्स, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, वाउचर, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ये सारी बातें आपको क्या करना है, इस बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में आपको समझना है। देखो सबसे पहले क्या पढ़ना है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमें यही तो जानना पड़ेगा हम क्यों पढ़ रहे हैं। इसमें बेसिक जो छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को पहले डीप में समझना जरूरी है, क्योंकि यही आगे चलकर यही टर्मिनोलॉजी, यही आपके वर्ड आपको क्या करता है, आगे प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्टूडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। इसके बाद दूसरे हमारा क्या है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का हमारा क्या है, बेस क्या है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। हमारे कौन कौन से एजम्पशन, बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक मिलेंगे। एजम्पशन हमारे क्या होता है, गैप, ठीक है, ये गैप हमारा क्या होता है, कब आया, किस लिए आया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक, कैसे ये काम करता है, क्या इंडिया में एप्लीकेबल है, ये IFRS के थ्रू काम करता है कि आपका IAS के थ्रू काम करता है। मतलब ये देखिएगा, AS एक IFRS किसके थ्रू ये काम करता है, ये सारी बातें हम लोग समझ लेंगे। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सब हमारे क्या कॉन्सेप्ट है, यानी कि स्टूडेंट ये हमारा क्या क्या है, कॉन्सेप्ट है।
इसके बाद अकाउंटिंग पीरियड हमारा क्या है, कॉस्ट कंसेप्ट क्या है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या होता है, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी एंड कन्वर्टिव। ये सारी बातें आपको लगभग आपको 10 से 12 आपको यहाँ पर ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझाएंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे पहले कहा था ये ओवरऑल आपके आउट ऑफ 80 में 12 मार्क्स क्या करेगा, वेटेज कवर करने वाला है ये, ठीक है। इसके बाद मटेरियलिटी एंड ऑब्जेक्टिव हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, स्पेशली बात करें तो एक हमारा क्या है कैश बेसिस और दूसरा हमारा क्या है एक्रूअल बेसिस। ठीक, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन किए जाते हैं कैश के रूप में, वो कैश बेसिस पे काम करते हैं। एक्रूअल मतलब जहाँ पे कैश ना करके क्रेडिट पे किए जाते हैं, वो हमारा कहलाता है एक्रूअल। एक्रूअल बेसिस पे हमारा इसमें डिपेंड ही है। इसके बाद हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एएस हमारा क्या होता है, ठीक है। एंड इंड एएस ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये आपको टॉपिक कवर करना है, जिसमें आपको स्पेशली जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कैश टैक्सेस और इसके एडवांटेज, ये टॉपिक आपको ओवरऑल पहले यूनिट के अंतर्गत कवर करना है। देन बात करेंगे यूनिट नंबर 2, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका थोड़ा सा न्यूमेरिकल का पोर्शन स्टार्ट होगा। स्पेशली मैंने आपसे पहले बताया था कि हमें क्या करना है, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, ट्रांजेक्शन मतलब कि जहाँ पे दो पार्टी हो, दो पार्टी के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो, तो ट्रांजेक्शन कैसा होना चाहिए, द टर्म ऑफ मनी के रूप में आपका ट्रांजेक्शन होना चाहिए। जिसमें अगर हम बात करेंगे तो हमारा क्या है, कि बाउचर हमारा है, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स हमारा क्या है, बाउचर है। प्रिपरेशन ऑफ बाउचर क्या होते हैं, हम जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं स्टूडेंट, किसी से परचेज करते हैं, किसी को सेल करते हैं, तो जो भी हमने ट्रांजेक्शन किया, परचेज किया या सेल किया, तो उसको एक सर्टिफिकेट रूप में क्या देते हैं, एक स्लिप देते हैं, रिसिप्ट देते हैं, ठीक, इनवॉइस देते हैं, जिसमें आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया उसका सारा डिटेल लिखा गया था, शॉप का नाम, ठीक है, आपने जो भी क्वांटिटी में अपने गुड्स को परचेज किया या सेल आउट किया उसकी डिटेल, इसका अमाउंट, डिस्काउंट दिया हो, नीचे प्रोप्राइटर का सिग्नेचर या उसका स्टैम्प, ये सारी बातें लिखी गई, तो जिससे सर्टिफाई होता है कि आपने ट्रांजेक्शन किया, परचेज किया या सेल किया, उसी को बोलते हैं स्टूडेंट बाउचर। तो बाउचर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम, इसी बेस होता है हमारा मीनिंग, इसके एनालिसिस ऑफ डेबिट एंड रूल, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट के क्या रूल होते हैं, ठीक है, ये आपको समझना होगा, ठीक। डेबिट कहाँ से आया, क्रेडिट कैसे आया, इसके रूल्स क्या होते हैं। इसके बाद अब आप इस जो ट्रांजेक्शन किए हैं, ट्रांजेक्शन मतलब मनी के रूप में ट्रांजेक्शन होना चाहिए, दो पर्सन के बीच में होना चाहिए, ठीक है, दो पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तभी वो ट्रांजेक्शन माना जाएगा रिटर्न ऑफ मनी। मनी का मतलब ये नहीं केवल आप मनी के रूप में ही ट्रांजेक्शन करेंगे, मनी में आपका क्रेडिट भी आएगा, ध्यान रखिएगा। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सब्सिडरी बुक आपके आप आ जाएंगे इसमें, जनरल, स्पेशल आपके पर्पस बुक, कैश बुक, सिंपल कैश बुक विथ बैंक। आपको यहाँ पर कैश बुक हम पढ़ाएंगे, सिंगल आपके कॉलम कैश बुक क्या होता है, डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है, और ट्रिपल कॉलम विथ बैंक के थ्रू हम लोग समझने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको टॉपिक आपको अगला मिलेगा, वो कह रहा है पेटी कैश बुक, परचेज, ये सब्सिडरी बुक के पार्ट्स हमारे हैं। परचेज बुक जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परचेज का डिटेल लिखा जाता है, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जनरल प्रॉफिट, ठीक है, जिसमें हम लोग सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सब्सिडरी बुक में अलग अलग नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इसमें करा नोट करेंगे इंक्लूडिंग द ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैसे परसेंटेज घटता है, कैश को रिकॉर्ड करते नहीं करते हैं, या केवल डिस्काउंट को माइनस करते हैं, ठीक है, इसका फ्रेट क्या होता है, कार्टेज क्या होता है, सिंपल जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर लेजर की स्टार्ट की बात करेंगे, लेजर का फॉर्मेट क्या होता है, पोस्टिंग, जर्नल, सब्सिडरी बुक एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंटिंग। ये समझ लीजिए, ये ओवरऑल क्या है, एक अच्छा खासा वेटेज मैंने बताया था यूनिट 2 आपको ओवरऑल 44 मार्क कवर करने वाला है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका, ये बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी में देखिए भैया, अभी आपका 44 नंबर का चल रहा है, 44 मार्क्स का चल रहा है। इसमें बैंक रिकॉन्सिलेशन के BRS को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, BRS, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। नीड फॉर एंड प्रिपरेशन, ये क्यों बनाया जाता है, कौन बनाता है, किसके द्वारा बनाता है, क्यों बनाया जाता है, किस कंडीशन में बनाया जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, प्रोविजन और रिजर्व के बारे में आपको समझना है। डेप्रिसिएशन में इसका मीनिंग्स क्या होते हैं, इसके फीचर क्या होते हैं, ठीक है, नीड क्या है, कॉजेज क्या है, फैक्टर क्या है, एंड अदर सिमिलर टर्म, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, ठीक है। कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जहाँ पर हम लोग डेप्रिसिएशन यूज ना करके वहाँ पर डेप्लेशन एंड एमोटाइजेशन, जैसे कोई नेचुरल रिसोर्सेज हमारे होते हैं या कोई हमारे इनटेंजिबल प्रॉपर्टी होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग एमोटाइजेशन का यूज़ करते हैं। कोई नेचुरली प्रोसेस हमारा प्रोडक्ट, नेचुरली हमारा कोई रिसोर्सेज होता है, तो वहाँ पर हम लोग डेप्लेशन का यूज़ करते हैं। स्पेशली बात करें तो माइनिंग आपका हो गया, ठीक है, ऑयल वैली हो गया, ठीक है, जहाँ पर हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ पर हम लोग जो निकालते हैं उससे वैल्यू कम होती है, उसको डेप्लेशन बोलते हैं। ये आगे टॉपिक हम लोग समझेंगे।
मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैसे निकालें, इसमें स्पेशली बात करें एसएलएम में तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, डब्ल्यूडीबी मेथड रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है, ठीक है, एंड अदर चेंज ऑफ मेथड हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद दोनों में डिफरेंट क्या होता है, मतलब एसएलएम और डब्ल्यूडीबी में अंतर को क्या अंतर होता है, कौन सा बेटर होता है एज पर रूल, एज पर अकाउंटिंग या एज पर इनकम टैक्स के थ्रू कौन सा हमारा बेटर होता है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसिड्स, एसिड्स का क्या डिस्पोजल करते हैं। इसमें अगर बात करें तो कौन कौन से प्रोविजंस आते हैं, रिजर्व क्या होता है, एट डिफरेंट बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करता है। ये आपको डिटेल में आपको समझाएंगे, पीडीएफ के साथ आपको सारा कंटेंट आपको मिलेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था ये क्लास जो आपका रहेगा बिल्कुल फ्री में रहेगा, इसका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, ना पीडीएफ का पैसा लगेगा, ठीक है, ना किसी प्रकार के एमसीक्यूज का, किसी पर टोटल ये फ्री है। मैं आपको ओवरऑल ऑल कंटेंट देने वाला हूँ, एमसीक्यूज प्रैक्टिस होगा चैप्टर वाइज, मैचिंग क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, एसर्शन सॉल्व करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ओवरऑल ऑल एग्जाम सेशन की पूरी कंटेंट को हम लोग यहाँ पर डीप में समझने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिजर्व की बात करें तो टाइप्स ऑफ रिजर्व में रेवेन्यू रिजर्व, दूसरा कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व और सेक्रेट रिजर्व, ये ओवरऑल 5 आपके रिजर्व है। 5 रिजर्व को डिटेल में समझेंगे क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन से इनकम से कौन सा आपका रिजर्व क्रिएट होता है, इसका यूटिलाइज कैसे करते हैं, ये सारी बातें आपको हम जब स्टार्ट करेंगे थ्योरी पोर्शन तो कवर कराएंगे। देन डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू, जब आपको यहाँ पे ये आपको समझना है कि कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व में क्या डिफरेंट होता है। इसका ट्रायल बैलेंस है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपना फाइनल अकाउंट तैयार तो कर लेते हैं, बाद में कोई एरर हमें क्रिएट होता है, ओमिशंस हो जाते हैं, तो उसको क्या उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, कैसे उसको सुधार करते हैं, इंप्रूव करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, ये सारी बातें आपको समझने वाले हैं, ठीक है। देन ट्रायल बैलेंस की बात करें, ट्रायल बैलेंस हमारा क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जिसमें लेजर के बैलेंस को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करके स्पेशली बिजनेस या ट्रांजेक्शन के हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसके ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके मीनिंग क्या होता है, प्रिपेयर कैसे करते हैं ट्रायल बैलेंस के लिए, बैलेंसिंग मेथड यूज करते हैं, ठीक है। इसके एरर्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, कंपनसेशन, ये सब सारे आपके क्या हैं, अलग अलग हमारे ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत है। जो हमारे गलतियाँ होती है उसके अलग अलग ये हमारे क्लासिफिकेशन से। डिटेक्शंस आपका क्या है, यहाँ पर देखिए ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत ये आपका टॉपिक आपको यहाँ पढ़ना है, ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल एंड कंपनसेशन, ये आपको। इसको डिटेक्शन करा, रेक्टिफिकेशन आप इसको कैसे सुधार करेंगे, कैसे पता करेंगे, ठीक है। एरर हु डज नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला करा कि ऐसा कौन सा हमारा एरर है जो इफेक्ट नहीं करेगा किसको, बैलेंस शीट को, ट्रायल बैलेंस को क्या करेगा, इफेक्ट नहीं करेगा, और एक हमारा जो है इफेक्ट करेगा, ये टॉपिक आपका प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। अगर ये मिसमैच होता है, नहीं मिलता है लाख प्रयास करने के बावजूद भी, तो उस केस में हम लोग ये अकाउंट ओपन करते हैं जिसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो ये ओवरऑल आपका टॉपिक हो गया। और आपके पार्ट बी, ये तो होगा आपका अब तक 2 पार्ट, ठीक है। अब पार्ट बी की बात करें, देखिए ये मैंने आपको शुरू में बताया था, ये स्टूडेंट देखिए, आप शुरू में देख लीजिए, ये देखिए, ये आपका ये यहाँ से आपका 12 मार्क्स का हो गया या 44। अब यूनिट नंबर जो आपका पार्ट बी आपका यूनिट नंबर 3 है, ये आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का, ये ओवरऑल आपका 24 मार्क्स का आपका ये कवर करेगा, ठीक है। तो आइए, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपका ओवरऑल यहाँ से सेकंड पार्ट है, 24 मार्क्स का होगा। यूनिट नंबर 3 में आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में इसमें स्पेशली बात करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीनिंग, ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंस, रेवेन्यू कैपिटल, रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, डिफरेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओपनिंग जनरल, सारी बातें, ये सारा चीज़ ध्यान रखिए स्टूडेंट, सारा न्यूमेरिकल का पोर्शन है। अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल से घबराएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, और प्रैक्टिकली को प्रैक्टिकल के हिसाब से अगर आप समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा कि बेटा आप कंप्यूटर पढ़ लो, कंप्यूटर के बारे में मैंने सारा चीज़ लिख कर आपको दे दिया है, एक बुक में, एक डायरी में, नोट्स में, क्या आप उसको पढ़ लेने से कंप्यूटर चलाने आपको आ जाएगा? आपको अवसर नहीं आएगा। तो वही चीज़ बेटा, अगर आपको अगर प्रैक्टिकल करने के लिए दिया जाएगा तो आप बेटर तरीके से उसको समझ पाओगे। एज ए सिमिलर, अगर अकाउंटिंग की केवल थ्योरी को समझ लेंगे कि हमें अकाउंटिंग आ गया, तो नहीं है। अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, लगाएंगे, कैसे सॉल्व होता है, तब वो समझ में आएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारी चीज़ हमारा क्या न्यूमेरिकल का पार्ट है। स्पेशली अगर बात करें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रिपरेशन आप बैलेंस शीट कैसे निकालेंगे, ग्रुपिंग, मार्शलिंग से, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मार्शलिंग
ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज, प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे इसको हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ये सारी बातें। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करेंगे, आउटस्टैंडिंग का प्रीपेड, ये जो हमारे एडजस्टमेंट के पार्ट है, अक्रूड इनकम, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, ये सारी बातें आपको पढ़ना है। ये सारी देख सकते हैं, अब स्क्रीन पे लिखा है। एडवांस इनकम, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन रिटर्न, क्रेडिटर एबनॉर्मल लॉस, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल स्टॉक, वेलफेयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैनेजर कमीशन। ये टॉपिक आप देख रहे हैं, ये भारी भरकम टॉपिक है, ये एक भारी भरकम टॉपिक आपका है। ये ओवरऑल आपको कई चैप्टर में आपको ये मिलेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे तैयार करेंगे, एंड बैलेंस शीट तैयार करेंगे। कैश का, किसका, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप का। हमें यहाँ पर फर्म का नहीं समझना सर, हमें यहाँ पर कंपनी का नहीं समझना है, हमें सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप का समझना है। इसके बाद थोड़ा सा और बच रहा है, ये देख लीजिए। ओके, इनकम्प्लीट हमारे कुछ रिकॉर्ड हमारे होते हैं, ठीक है, जिसमें इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके रीजन क्या होते हैं, लिमिटेशन, असेटमेंट क्या है, इसको कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, असेटमेंट। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी देखो यहाँ से एमसीक्यू भी सवाल आपसे पूछा है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होता है, मेथड, इनके कौन कौन से मेथड है, इसको कैसे हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। ये ओवरऑल यहाँ से आपका 24 मार्क्स का कवर करेगा, पार्ट नंबर बी। और प्रोजेक्ट सी आपका जो आता है प्रोजेक्ट वर्क में, वो आपका पार्ट नंबर सी, जो कि यहाँ पे टोटल आपका 20 मार्क्स कवर करता है। ये मैं आपको एग्जाम के समय बताऊंगा। वैसे 11th में जो होता है वो कॉलेज के जो आपके स्कूल है, स्कूल के टीचर के द्वारा हो जाता है। और 12वीं में आपका ये होता है, ये आपके एक्सटर्नल टीचर आते हैं, आपसे वाइवा टाइप के क्वेश्चन सबसे पूछते हैं, उसी के आधार पर आपको 20 मार्क्स मिलता है। तो ओवरऑल आपका ये ओवरऑल मैंने आपको 100 में से 100 का सिलेबस हमने बता दिया। तो स्टूडेंट अब यहाँ से आपको एक प्रॉपर तरीके से एक नोट्स बनाकर, PDF लेकर, उसको एक बिल्कुल एक स्ट्रेटजी बनाइए, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा जैसे ही मैं आपका इसका चैप्टर पहला क्लास में इसका स्टार्ट करूंगा। तो ये था ओवरऑल आपका क्लास 11 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट एज पर NCERT CBSE बोर्ड का ओवरऑल सिलेबस। तो स्टूडेंट कैसा लगा ये आप क्लास बताइएगा। और किसी तरह से अगर कोई आप कमेंटमेंट करना चाहें, कोई कमेंट करना चाहें, कोई बातें बताना चाहें, ठीक है, जो भी आपके मन में है अबाउट कोर्स को लेकर, तो आप बेहिचक बता सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसके सीरीज स्टार्ट करेंगे, इसका बिल्कुल प्रॉपर बैच स्टार्ट होगा इसका, टॉपिक टू टॉपिक, और डे बाई डे आपका क्लास ही चलेगा। उसका टाइम टेबल मैं आपको बता दूंगा, कैसे क्लास चलेगा, उसका टाइमिंग क्या होगा, सारी बातें आपको हम बता देंगे आपको, ठीक है स्टूडेंट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, आप सभी को